आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका। अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे। ये क्या है? इस देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा अकलियत के लोग हैं और खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं। आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं? सभापति महोदय, इस देश में हो क्या रहा है? सबने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो है गुजरात की सरकार ने छोड़ा। पिछले 9 साल का लेखा जोखा श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इस डॉक्यूमेंट में उसकी हाइलाइट्स थी। 2013 में सरकार आई सबका साथ सबका विकास के नाम से। 2019 में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास बढ़ गया। सभापति महोदय, मैं जो यहां पर पॉइंट वाइज माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उसी पर अपने आप को केंद्रित रखना चाहूंगा। मैं सभापति महोदय, देखिए, मैं अभी बोलना स्टार्ट भी नहीं किया, पहले से डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं ये। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रोजगार की बात हुई थी 2014 में, 2 करोड़ रोजगार आप हर साल देंगे, लेकिन हालत क्या है कि 8.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, क्या हालत है कि 1% देशवासियों के पास 40.5% से ज्यादा इस देश की वेल्थ है। आपका नारा सबका साथ सबका विकास है, लेकिन विकास सिर्फ अडानी का है इस देश में और किसी का नहीं हो रहा। सभापति महोदय, बहुत सारी विकास की बात हुई, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसानों की बात बहुत जोर शोर से हुई कि हमने किसानों को 11 करोड़ किसानों को जो है किसान सम्मान निधि से नवाज दिया। सभापति महोदय, मैं जिस प्रदेश से आता हूं उत्तर प्रदेश, और जिस बेल्ट से आता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 27 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ना किसान गन्ना पैदा करते हैं। करीब 40 लाख परिवार उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन हालत क्या है कि आज भी हजारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिलों पर है। और तो और सभापति महोदय, अभी मेरे से यहां पहले भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी बोल रहे थे, उन्होंने बड़े विस्तार से अडानी जी के बारे में और इस सरकार के बारे में बताया। मैं कहना चाहता हूं, किसानों की बात करती है सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं की सरकार है। गन्ने का सीजन अक्टूबर में शुरू हो गया, हम फरवरी में हैं, अगले 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। गन्ना चीनी मिलों पर चला गया, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव रेट तय नहीं किया सरकार ने कि किस दाम से किसानों का गन्ना खरीदा जाएगा। ये किसानों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है कि गन्ना किस भाव खरीदा जाएगा, और हजारों करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया है। सभापति महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़ी जोर का नारा इस सरकार ने दिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या कर रहे हैं, इनकी सोच देखिए सभापति महोदय। हरियाणा से ये नारा शुरू हुआ था, मुझे अगर याद होगा, और वहां का एक तथाकथित गुरु जिसके चरणों में इनके नेता जाकर के उसका प्रवचन सुनते हैं, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट उसको बार बार हर तीसरे महीने पैरोल पर लाते हैं और उससे प्रचार करवाने का काम करते हैं। वो क्या राम रहीम करके कुछ है, नो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, प्लीज। लेकिन
मतलब इनका आप देखिए सभापति महोदय, इनका क्या क्या इनका आचरण है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। सबने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो है गुजरात की सरकार ने छोड़ा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये है क्या? आप करना क्या चाहते हैं? और सभापति महोदय, हम जिस तरीके का आचरण, जिस तरीके का इन्होंने पिछले 9 साल का लेखा जोखा यहां हमें दिया। सर, आप कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो कह रहे थे कि मैं देखना चाहता हूं, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा, एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन कर क्या रहे हैं आप कि जो बेटियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं, मदरसे में पढ़ने जाती हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने खत्म कर दी। जो पीएचडी एमफिल करना चाहते हैं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने खत्म कर दी। देश के 90 जिलों में संचालित मदरसा अधिग्रहण योजना के लिए इस जो अभी बजट आया उसमें मात्र 10 करोड़ जो का प्रावधान किया, जबकि देश भर के इन अध्यापकों के 5.5 साल का केंद्र अन्य सरकार पर शेष है जो लगभग 500 करोड़ रुपए है। इस तरीके से आप जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाएंगे। सभापति महोदय, बहुत जोर से कहा गया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिया गया या बन रहा है। मैं जिस जिले से आता हूं अमरोहा के अंदर, सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज तो दूर, जो सरकारी अस्पताल है बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन एक डॉक्टर नहीं है वहां पर, एक नर्स नहीं है। ये व्यवस्था है सरकारी। हेल्थ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा वो संज्ञान लें कि अमरोहा के अंदर जो जिला अस्पताल है, अमरोहा जिले में अस्पताल है, बछराइयों में 50 बेडेड हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, लेकिन एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे नहीं आप, पैरामेडिकल्स की नियुक्ति करेंगे या नहीं आप? और तो और छोड़िए सभापति महोदय, यहीं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पिछले दशक से ये मांग कर रही है कि वहां पर मेडिकल कॉलेज आप खोल दीजिए। इतनी बड़ी आबादी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का नोएडा, ओखला, और वहां पर अब तो हम हाथ जोड़ के इनसे ये भी कह दिया कि साहब आप हॉस्पिटल छोड़िए 100 बेडेड, केवल फैकल्टी खोल दे दीजिए, हॉस्पिटल वहां प्राइवेट हॉस्पिटल से अटैच हो जाएंगे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार इस देश के लॉ मिनिस्टर जुडिशरी पर अटैक कर रहे हैं, डेली का काम आप अखबार उठाकर देखिए, सुबह को मैं पढ़ता हूं तो केंद्रीय कानून मंत्री रोज जो है जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए नजर आते। ये किस तरफ आप देश ले जाना चाहते हैं? हर चीज आपके हिसाब से चलेगी क्या देश में? ये क्या है? कोई सभापति महोदय, इस देश में हो क्या रहा है? हमने मध्य प्रदेश की घटना देखी, हमने उत्तर प्रदेश में घटनाएं देखी, हमने आसाम में घटनाएं देख रहे। क्या हो रहा है? बुलडोजर लेकर के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज, क्राइम शुड बी रिपोर्टेड, एफआईआर शुड बी लॉन्च्ड, इन्वेस्टिगेशन शुड टेक प्लेस, ट्रायल मस्ट टेक प्लेस, देन इफ समबडी इज गिल्टी ही मस्ट बी पनिश्ड। यहां क्या हो रहा है कि अगर आपकी सरकार है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे। ये क्या है? क्या इसलिए इस देश को हमारे पुरखों ने आजाद कराया था? क्या इसलिए मौलाना आजाद ने जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के तकरीर की थी कि आप कहां जा रहे हो? जब देश का बंटवारा हो रहा था, इस देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा अकलियत के लोग हैं और खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं। आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहते हो? yes. मैं सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सभापति महोदय, आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके का ट्रेंड इस देश में चल रहा है। आप अपनी पार्टी में आपका सपना, आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस ने गलतियां की थी इसलिए जनता ने हरा दिया। कांग्रेस अगर अच्छा करेगी, अब उनके नेता निकले भारत जोड़ो करने, जनता हो सकता है फिर आशीर्वाद देते, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका। ये आपने अपने अंदर कर लिया है, ये यहां भी हो रहा है। सभापति महोदय, मैं 2019 में चुन के आया अमरोहा से,
मेरे साथ यहाँ 2 कुलीग बैठते थे, एक रामपुर रिप्रेजेंट करते थे, एक लक्षद्वीप रिप्रेजेंट करते थे। समाप्त कीजिए। मैं समाप्त की ओर आ रहा हूं। मैं वहीं आ रहा हूं कि किस तरीके से लेजिस्लेचर में इस देश के अकलियतों को, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज को डिनाई किया जाए। तो कोई केस हुआ, चुनाव का केस हुआ, उसमें बहुत स्पीड से कन्विक्शन करा दिया। आजम खान साहब यहां नहीं रहे, इस सदन के सदस्य हैं। लक्षद्वीप के फैजल साहब थे, उनका कोई केस चल रहा था, उसमें कन्विक्शन हो गया। आप वो सदस्य नहीं रहे। और सबसे गंभीर बात जो मैं कहने जा रहा हूं, आज ही जिस तरीके से कानून मंत्रालय कोर्ट को धमका रहा है और जिस तरीके से जुडिशरी में अभी प्रेशर बना करके आज मद्रास हाई कोर्ट में कोई शपथ हुई, अगर इस तरीके के जजेस का रिकमेंडेशन होगा, इस तरीके के जो हेट स्पीच करने वाले वो क्या न्याय देंगे? सभापति महोदय, आई एम कंक्लूडिंग इन 30 seconds. Don't make any comments against the judiciary. It is not fair. That will be looked into. I have not taken any name. No, pressurizing the judiciary cannot be. Sir, I am not taking any name. I am just saying कि अगर इस तरीके के लोग होंगे तो क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? और मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं, बोल रहे हैं, यहां पर देश की राजधानी में ये संसद भवन है और यहां से 2 किलोमीटर दूर रोज हेट स्पीचेस होती हैं। रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के उनको मार दो, ये हो क्या रहा है? अभी 2 दिन पहले एक तथाकथित साधु ने, मैं साधु नहीं कहूंगा क्योंकि साधु जो होता है वो तो बहुत ही दयालु होता है, साधु नहीं कहूंगा, तथाकथित साधु, सो कॉल्ड साधु जो है वो सरेआम कह रहा है कि मैं 83 साल का हूं, मैंने 80 मर्डर किए हैं। लेकिन आपने, दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं की, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको नोटिस भेज दिया आपने। आप करना क्या चाहते हैं? वे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में आपने लागू कर रखी है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, ये देश सबका है, ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। इस देश का ताना बाना सब लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सब ने मिलजुल करके इस देश का ताना बाना बुना है। इस देश के ताने बाने को मत तोड़िए। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं लोगों को, आप इस तरीके से टेरराइज मत कीजिए। एक इतनी बड़े सेक्शन को आप 2nd ग्रेड सिटीजन नहीं बना सकते। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी की लड़ने के लिए। हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। आप लोगों का इतिहास कहीं नहीं था, आप सिर्फ इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। आप मुगल घाट का नाम बदलोगे, आप किसी बिल्डिंग का नाम बदलोगे, आप किसी सड़क का नाम बदलोगे, क्योंकि आपका अपना कोई इतिहास नहीं है। इसलिए आप दूसरों के इतिहास को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हमको संबोधित किया। बहुत बहुत शुक्रिया सभापति महोदय। धन्यवाद।